Hello everyone. आज हमारा लास्ट टॉपिक बैड इफ़ेक्ट हमें समझाना था, तो हम बैड इफ़ेक्ट पढ़ा के चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। बैड इफ़ेक्ट नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, मीन्स डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़। एलपीजी पॉलिसीज़ का क्या डीमेरिट हुआ? तो डीमेरिट क्या होगा? पहला, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। मतलब हर जो चीज़ अच्छी दिखती है ज़रूरी नहीं है वो अच्छी है, कुछ ना कुछ उसमें भी प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं। जैसे हमें मालूम है हर एक चीज़ की गुड पॉइंट्स भी होती हैं, बैड पॉइंट भी होती है। तो वैसे ही एलपीजी के हमें अभी हमने सारे फ़ायदे ही फ़ायदे देखे हैं, बट उससे भी कुछ प्रॉब्लम्स अराइजेस हुई थी। तो वो नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? तो पहला, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर क्यों कहा गया है? क्योंकि एलपीजी पॉलिसी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमारा सर्विस सेक्टर भी प्रमोट हुआ। दैट मीन्स हमारा ड्यू टू एलपीजी हमारे यहाँ क्या हुआ? ड्यू टू एलपीजी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर अफेक्ट हुआ, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रमोट हुआ, और हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ साथ टर्जरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर प्रमोट हुआ। मगर एग्रीकल्चर सेक्टर धीरे धीरे हमारे यहाँ कम होता जा रहा था, लोगों को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं बचा। जैसे आज भी देख रहे हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो ये पहली डीमेरिट आई हमारे यहाँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग शिफ्ट होकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाना ज़्यादा पसंद करने लगे। सेकंड, फॉल इन इन्वेस्टमेंट। तो ये क्यों हुआ? एग्रीकल्चर सेक्टर में ही उनने कारण बताए हैं। पहला, फॉल इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, इन्वेस्टमेंट कर नहीं पा रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना मतलब हमारे लिए लॉस है, क्योंकि वहाँ के लिए उनने एलपीजी पॉलिसीज़ में कोई भी रूल्स रेगुलेशंस चेंजेस उनने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नहीं करी थी। तो जब कोई भी चेंजेस उनने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उसमें नहीं करी थी, दैट मीन्स क्या हो रहा था? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उनके यहाँ प्रॉब्लम्स, उनके खर्चे ज़्यादा थे, और खर्चे ज़्यादा थे, इनकम कम हो रही थी, तो लोग उस पर इन्वेस्ट करना ही नहीं चाह रहे थे, लोग अपना बिजनेस सेक्टर खोलना चालू कर रहे थे। सेकेंड, विड्रॉल ऑफ सब्सिडीज़। गवर्नमेंट ने सब्सिडी देने से भी मना कर दिया। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने सब्सिडी बहुत दे रहे थे, बट एनईपी पॉलिसी के बाद गवर्नमेंट के पास तो पैसे थे नहीं, गवर्नमेंट तो बैड डेप्ट हो गई थी। गवर्नमेंट ने लोन लिया, लोन लेने के बाद अब लोन जिसने दिया उसने अपने नियम कानून बना दिए, तो उनके रूल्स रेगुलेशंस के कारण गवर्नमेंट पुअर फार्मर्स को सब्सिडी देने के लिए भी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं बच रहा था, तो ये भी एक डीमेरिट बन गई। देन कट ऑन इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी पे भी एलपीजी पॉलिसीज़ के बाद इम्पोर्ट ड्यूटी को भी कम कर दिया गया। तो अगर फार्मर्स बाहर माल बेच रहे हैं, बाहर से ख़रीद रहे हैं, तो बाहर से ज़्यादा माल सस्ता मिल जा रहा है, और हमारे यहाँ हम लोगों को महंगा माल अपनी कंट्री का मिल रहा है, क्योंकि फार्मर्स के पास सब्सिडी है नहीं, तो वो अपना प्रॉफिट यहीं पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिसके कारण उनकी प्राइजेस हाई हो जा रही हैं। तो जब गुड्स की प्राइजेस हाई हो जा रही हैं तो फार्मर्स को हाई प्राइस पे बेच रहे हैं, तो कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट में टैक्स रेट कम कर दिया है, तो बाहर का माल ज़्यादा सस्ता हो गया और हमारी कंट्री का खुद का माल महंगा हो गया। तो ये भी एक कारण है जो एग्रीकल्चर सेक्टर अफेक्ट हो रहा था। देन शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न। शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्ट कर दिया, कैश क्रॉप पे शिफ्ट हो गए, सबसिस्टेंस फार्मिंग को छोड़कर किस पे शिफ्ट हुए? कैश क्रॉप पे। ये आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो जिससे कमर्शलाइजेशन चालू हुआ, कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा तो उनको कंपटीशन के कारण प्राइजेस फ्लक्चुएट करने पड़ रहे थे, तो जिसके कारण या तो लेबर महंगी या लेबर सस्ती, रॉ मटेरियल महंगा, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, तो जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ फ़ायदे हो ही नहीं रहे थे, ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ये रीज़न हो गया कि पहला डीमेरिट की एग्रीकल्चर से लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा। आया समझ में बेटा? ये सेकेंड पॉइंट इज स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर तो चालू हुआ, मगर उसमें जो है स्लोली स्लोली ग्रोथ हो रही थी।
तो इंडिया ने कौन सी रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म करी थी? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो थी इम्पोर्ट पे वो ख़त्म हो गई थी। मतलब जो बाहर से सामान आ रहा है तो उसकी लिमिट नहीं फिक्स थी, आपको जितना मंगाना है आप मंगाओ, जोन सा मंगाना है आप मंगाओ, ये रूल हो गया था। जिससे इम्पोर्ट मतलब फॉरेन के गुड्स क्या हो गए? चीप हो गए, सस्ते हो गए। तो जब फॉरेन के गुड्स सस्ते हो गए तो हमारी कंट्री में जो गुड्स बन रहे हैं उनकी प्राइसेस उनसे ज़्यादा है, और अगर उनकी प्राइस लगभग उतनी ही है तो फॉरेन गुड्स, जैसे अपन देखो, अगर हमारी कंट्री का गुड और फॉरेन का गुड दोनों सेम रेट पे है तो हम कौन सा गुड प्रेफर करेंगे? इंडियन गुड की फॉरेन गुड? सब चीज़ें अच्छी हैं, उल्टा बोला जाए तो फॉरेन की क्वालिटी ज़्यादा बेटर मिल रही है, प्राइजेस दोनों के सेम है, तो हम कौन से पे शिफ्ट होना चाहेंगे? कौन? फॉरेन। तो वही चीज़ उस समय प्रॉब्लम अराइज हुई कि फॉरेन गुड्स सस्ते हैं, अच्छे हैं, और एक मेंटालिटी भी होती थी उस समय, लोग ज़्यादा एजुकेटेड तो थे नहीं, तो वो तो सोचते थे अरे हम फॉरेन का गुड्स यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स हमारे हाई स्टैंडर्ड है। तो इस कारण से भी लोग फॉरेन गुड्स खरीदते हैं, भले ही वो थोड़ा सा महंगा भी रहे तो भी कहेंगे नहीं हम फॉरेन गुड्स यूज़ कर रहे हैं मीन्स हमारा स्टैंडर्ड हाई है। तो ये सब कारणों से क्या इफ़ेक्ट होने लगा? इम्पोर्ट ड्यूटी, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, ये सब फॉरेन से कम हो गई, तो फॉरेन के गुड्स कंपेयरिंग टू इंडिया चीपर बन गए, और चीपर नहीं तो क्वालिटी वाइज ज़्यादा है, तो लोग डिमांड फॉरेन गुड्स की कर रहे थे, इंडियन गुड्स की डिमांड भी कम हो रही थी। तो इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी अफेक्ट आने लगा धीरे धीरे, तो ये भी एक डीमेरिट बन गई हमारे नेशन की। आ गई ये चीज़ भी समझ में बेटा? देन नेक्स्ट पॉइंट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे लिंक होगी बताओ? जब हम लोग फॉरेन से ही गुड्स खरीदेंगे तो हमारे यहाँ गुड्स कम बनेंगे, जब गुड्स कम बनेंगे तो हमारे यहाँ जो लेबर्स हैं उनको हम जॉब से हटा देंगे कि नहीं हटा देंगे? क्योंकि जबरदस्ती। हाँ, यस। जब हम मशीन मेड प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएंगे देन ऑल्सो वी विल डिक्रीज द लेबर, बिकॉज अननेसेसरी हम अपना खर्चा लेबर्स का क्यों बढ़ाएंगे? तो ड्यू टू दैट हमारी कंट्री में क्या होने लगा? अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी बढ़ने लगी, जो अगेन वन डीमेरिट बन गया हमारे नेशन का। आ गया ये भी समझ में? देन नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट दूसरा नाम है प्राइवेटाइजेशन का। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है, तो जब गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट अपनी चीज़ें, अपनी प्रॉपर्टी, अपने गुड्स प्राइवेट सेक्टर्स को बेचने लगती है, जिसको क्या कहा जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट भी करने लगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का रैपो अपने आप धीरे धीरे क्या होने लगा? कम होने लगा। और गवर्नमेंट ही सोशल वेलफेयर का काम करती है, प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर्स या फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ आने लगी, तो उन लोग सब तो बस प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे, तो ये भी एक हमारी प्रॉब्लम बन गई, ये भी हमारा एक डीमेरिट बन गया। आ गई ये चीज़ समझ में बेटा? क्योंकि अभी हमने हर चीज़ की मेरिट्स बना के पढ़ा है, अब हमें उन्हीं को डीमेरिट्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सेम चीज़ों की मेरिट होती है तो सेम चीज़ों की डीमेरिट भी होती है। तो ड्यू टू दैट वी हैव टू डिस्कस सेम पॉइंट, वी हैव टू चेंज इट इन द फॉर्म ऑफ डीमेरिट। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर बेटा? देन नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी। किसी को याद है? मैंने फिस्कल पॉलिसी पहले भी समझाया था। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? Yes, when expenses are greater than income of the government. So government is declaring himself as a deficit. तो उस चीज़ को कहा जाता है। और फिस्कल पॉलिसी मेन हम कहेंगे, फिस्कल पॉलिसी इज दैट पॉलिसी विच गवर्नमेंट इज मेकिंग फॉर अ ईयरली, साल भर के लिए जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी, जिसको हम क्या नाम देते हैं? बजट। So the budget made by the government from 1st April till 31st March, under that whatever rules and regulations government had made, so that rules and regulations were called as fiscal policy.
एंड दैट इज फिस्कल डेफिसिट, जो अभी ऋषिका ने बोला, व्हेन एक्सपेंडिचर्स आर मोर एंड इनकम्स आर लेस, सो दैट इज कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बना रही थी साल भर के लिए, ड्यू टू चेंजेस, एनईपी पॉलिसीज चेंज होने के कारण गवर्नमेंट ने क्या करा, टैक्स रेट कम कर दिया। ये पहली पॉलिसी उनने बनाई, दे हैव टू डिक्रीज द टैक्स रेट। तो जब टैक्स रेट कम हो गया तो लोग क्या करने लगे, टैक्स देना चालू करने लगे और टैक्स एवेशन थोड़ा कम हुआ। बट दिस हैज़ नॉट यील्डेड एन एंटीसिपेटेड रिजल्ट। मगर जो गवर्नमेंट ने सोचा था उतना प्रॉफिट, उतना रिटर्न उनको नहीं मिला। उनने सोचा कि हम टैक्स रेट कम कर देते हैं तो हमारी कंट्री के लोग जो टैक्स नहीं देते, तो जब कम टैक्स देना पड़ेगा तो कोई भी टैक्स एवेड नहीं करेगा, सब टैक्स पे कर देंगे। तो उनने ये सोचकर टैक्स रेट कम कर दिया। बट क्या होने लगा, उसमें भी लोग टैक्स कम देते थे क्योंकि इनकम ही नहीं हो रही थी, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था। तो ये चेंजेस के कारण उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ गवर्नमेंट को। और फिर हमारी कंट्री में क्या हो गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स फॉरेन कंट्रीज़ ज़्यादा आने लगी, तो हमारे टैक्स इंसेंटिव्स जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स से कम हो गए क्योंकि हमने फॉरेन कंट्रीज़ के भी टैक्स रेट कम कर दिए। तो गवर्नमेंट के फ़ायदे जो हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कारण ही गवर्नमेंट को घाटा होने लगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी तो जिसके कारण गवर्नमेंट की इनकम कम होती जा रही है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आई थी गवर्नमेंट को। आ गया समझ में बेटा ये भी पॉइंट? देन नेक्स्ट है लूप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस। लूप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस मीन्स ग्रोथ पॉलिसीज जो इंडिया की थी उसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी खामियां थी। इट इज़ नॉट अ इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस। इससे हमारी ग्रोथ जो है अंदर से नहीं हो रही थी। इट डज़ नॉट इंक्लूड सेक्टर्स ऑफ इकनॉमी, इसमें क्योंकि सारे सेक्टर्स इंक्लूड नहीं थे। सर्विस सेक्टर को इनने इम्पोर्टेंस दिया था, इंस्टेड इट इज़ इंक्रीजिंगली रिलाइंग ऑन सर्विस सेक्टर। इन लोगों ने क्या सोचा था, सर्विस सेक्टर को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे जिससे हमारी ग्रोथ होगी। बट हमारी ग्रोथ उससे नहीं हो रही थी। धीरे धीरे हम लोग आईटी सेक्टर पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। आईटी सेक्टर मीन्स सर्विस सेक्टर ही है। तो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, फार्मिंग, ये धीरे धीरे कम कर करके हम लोग मॉडर्न सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो बट जब हमारा ये हमें एक चेतावनी टाइप का दे रहा है कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण फार्मर्स वर शिफ्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप। तो फार्मर्स जो हैं एग्रीकल्चर में कैश क्रॉप पे शिफ्ट हो रहे हैं, और ये कैश क्रॉप वो किसके लिए कर रहे हैं, फॉरेन मार्केट्स के लिए, फॉरेन कंट्रीज़ को बेचने के लिए। तो जिसके कारण हमारी कंट्री में क्या होगा, धीरे धीरे फिर हमें हमारी ज़रूरत ही पूरी नहीं हो पाएगी। तो उसके कारण फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह भी चालू करा गया था। तो ये एलपीजी पॉलिसीज़ कुल मिलाकर हमारी हर चीज़ में प्राइजेस राइज करने लगी, और प्राइजेस राइज करना पड़ रहा था क्योंकि इनने फॉरेनर्स की टैक्सेस कम कर दिए थे और हम लोगों को उसके कारण इनकम हो नहीं रही थी। तो अब इनकम नहीं हो रही तो जो चीज़ हमारे पास है हम उसी को थोड़ा हाई रेट में बेच रहे हैं, तो वो भी नहीं बिक रही। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी ग्रोथ प्रोसेस में आने लगी थी, जो सोचा वो बिल्कुल नहीं हो रहा था। अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। फिर इन लोगों ने सोचा कि हम अर्बन सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, अर्बन एरिया का डेवलपमेंट हो जाए। तो एलपीजी पॉलिसीज़ ने रिजल्ट शो करा कि चलो हम ग्रोथ प्रोसेस करते हैं अर्बन एरिया में, रूरल एरिया को अभी हम सोचेंगे ही नहीं। सो थिंक ऑफ मैनी एमएनसीज कंपनी। तो उन लोगों ने बहुत सी एमएनसीज कंपनीज के बारे में सोचा। फाइंड इट ट्रेस इन रूरल एरिया। फिर उनने सोचा कि धीरे धीरे रूरल एरिया में भी खोली जाए, बट मेनली एमएनसीज ने अर्बन एरिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी थी। रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं थी तो वो प्रॉब्लम थी, जिसके कारण उनने इग्नोर करा रूरल एरिया को और वो शिफ्ट किस पे हुए, अर्बन एरियाज पे ही शिफ्ट हुए। देन इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। तो इंडिया 200 ईयर्स बिफोर
ब्रिटिश राज में थी, जिनने बहुत ज़्यादा हमें पॉलिटिकली इकोनॉमिकली बैकवर्ड बना दिया था। धीरे धीरे अब फिर से वही हो रहा है कि एमएनसीज फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ आने लगी हैं, उनका शेयर बढ़ता जा रहा है। और जब एमएनसीज का शेयर ज़्यादा होगा, स्टार्टिंग में हमने क्या रखा था कि फॉरेन कंट्रीज़ हमारे यहाँ आएंगी बट उनका शेयर कम होगा और हमारी कंट्री का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, तो हम अपने नियम कानून बनाएंगे। बट अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एमएनसीज आ रही हैं और इनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया है। जैसे 60% एमएनसीज का हो गया है तो इंडिया का 40% है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारी कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस चल ही नहीं रहे हैं। रूल्स रेगुलेशंस किसके चलने लगे हैं? फॉरेन कंट्रीज़ के। तो फॉरेन कंट्रीज़ के रूल्स रेगुलेशंस चलने लगे हैं, हमारी कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस ही नहीं चल रहे हैं। तो ये भी एक कारण हो गया है डीमैरिट का। देन स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, मेन काम है एमएनसीज का कंट्री में एलपीजी पॉलिसीज़ के साथ कंज्यूमरिज्म, मतलब गुड्स बनाएंगे कंज्यूमर्स के लिए। तो जब हम कंज्यूमर्स के लिए गुड्स बनाएंगे तो कंज्यूमर्स को धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर पे भी शिफ्ट करेंगे। इसीलिए फॉरेन कंपनीज जो हमारी कंट्री में आ रही हैं वो धीरे धीरे क्या लॉन्च कर रही हैं? न्यू वेस्टर्न प्रोडक्ट्स। और हम लोग वेस्टर्न प्रोडक्ट फॉरेन प्रोडक्ट्स पे भी धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो हम लोगों की कंडीशन क्या होती जा रही है? धीरे धीरे हम लोग टोटली फिर से फॉरेनर्स की राह में वो जो चाह रहे हैं वो हम करने लगे हैं। फिर वही कहीं ब्रिटिश राज सिस्टम ना आ जाए, वो अगेन दैट इज प्रॉब्लम। क्लियर नाउ बेटा? ऑल दी डिमेरिट्स आर क्लियर? अब आपका लास्ट टॉपिक है विच वे टू गो। बताओ, अब आप +2 स्टूडेंट हो, आप बताओ आप एलपीजी का कौन सा वे लेना चाहोगे, पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे? आपको एलपीजी सही लगी कि नेगेटिव वे की पॉलिसीज चेंज करके हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे? बताइए। बट ये समझ में आया कि नहीं आया? हमारा वे क्या होना चाहिए? हमें इसको टर्न करना चाहिए पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे में मीन्स कैसे हमारे लिए ये यूज़फुल बनेगा, हमें उस तरीके से यूज़ करना है एलपीजी पॉलिसीज़ को, क्योंकि एलपीजी पॉलिसीज़ ने हमारे को बहुत से बेनिफिट्स दिए हैं। तो जो उसके डीमेरिट्स हैं उन डीमेरिट्स को हमें कन्वर्ट करना है पॉजिटिव मैनर में। दैट इज़ द मेन पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड। सो हमें देखना है कि कैसे हम इंटरनेशनल मार्केट में बिग प्लेयर्स का रोल प्ले करें ताकि उनके रूल्स ना चलकर हमारे रूल्स चलें। हमें इस तरीके से देखना है कि हमारी कंट्री कैसे प्रोग्रेस करें, हमारी कंट्री के इन्वेस्टर्स कैसे प्रोग्रेस करें, और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अगर आ रही हैं तो उनसे हमें फ़ायदा लेना सीखना है, ना कि घाटा लेना सीखना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम चेंजेस करके यूज़ करेंगे तो एलपीजी से हमारी कंट्री को बहुत फ़ायदा होगा। क्लियर बेटा? Keep studying.